हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी मशीन बार बार ख़राब हो रही है? क्या आप बार बार रिपेयर करके थक चुके हैं लेकिन प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं होती? तो सुन लो, प्रॉब्लम मशीन में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी में है। आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 20 मेंटेनेंस मिस्टेक्स जो आपकी इंडस्ट्री में रिपीटेड ब्रेकडाउन का सबसे बड़ा कारण है, और हर मिस्टेक के साथ मिलेगा उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। अगर आप मेंटेनेंस इंजीनियर, सुपरवाइज़र, मेंटेनेंस मैनेजर और मेंटेनेंस टेक्नीशियन है तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले फर्स्ट रीज़न आता है स्किपिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में एक बहुत ही अहम मेंटेनेंस माना जाता है। अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को स्किप करते हैं तो उससे क्या होता है, रनिंग इक्विपमेंट टिल फेल्यूर इज इक्वल टू रिएक्टिव कल्चर। अगर आप मशीन को तब तक रन करते हो जब तक कि इक्विपमेंट फेल नहीं हो जाता, तो आपकी कंपनी में प्रोएक्टिव नहीं, रिएक्टिव कल्चर है। मैं एग्जांपल देता हूँ। बिना बेयरिंग, बिना ग्रीसिंग के चल रहा है, मशीन बेयरिंग सीज हो गया है, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, सडनली मशीन में ब्रेकडाउन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, उसके लिए क्या करना है, उसका सॉल्यूशन क्या है, जो पीएम शेड्यूल है आपका उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और चाहे तो आप पीएम का एक सॉफ्टवेयर भी आता है, उसको CMMS भी बोलते हैं। CMMS, सी मीन्स कंप्यूटराइज्ड मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप CMMS भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका रियलिटी क्या है इसका फ्रेंड्स, बेयरिंग का जो एग्जांपल मैंने अभी दिया आपको, बेयरिंग फेल ड्यू टू लैक ऑफ ग्रीसिंग, या फिर फिल्टर चोक भी हो सकता है, ओवर हीटिंग के कारण भी ब्रेकडाउन आ सकता है। फ्रेंड्स, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, हाई डाउन टाइम आएगा, और इमरजेंसी कॉस्ट जो है वो भी बढ़ जाएगी, और जो एसेट का आपका एसेट लाइफ है वो एसेट लाइफ कम हो जाएगा। तो उसका सॉल्यूशन ये है फ्रेंड्स कि जो आपका पीएम शेड्यूल है उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना है, और CMMS भी ट्रैकिंग करना है। तो आपने कभी भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल को स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, इग्नोरिंग OEM रिकमेंडेशन। फ्रेंड्स, नॉट फॉलोइंग द मैन्युफैक्चरर गाइडलाइंस। अगर आप मैन्युफैक्चरर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हो तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग ग्रेड ऑयल जो है, ऑयल है ना आपका, जो मशीन में ऑयल यूज़ होना है, रॉन्ग ऑयल ग्रेड आप यूज़ करोगे, उससे रिज़ल्ट क्या होगा फ्रेंड्स, इक्विपमेंट का लाइफ कम हो जाएगा। उसका सॉल्यूशन क्या है फ्रेंड्स, जो आपका OEM मैनुअल है उसको फॉलो करना है। वो OEM ने क्या ग्रेड का ऑयल रेकमेंड किया है, आपको वही मशीन में यूज़ करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, इग्नोरिंग अलाइनमेंट टॉलरेंस। अगर आप मशीन का अलाइनमेंट का टॉलरेंस भी इग्नोर करते हो तो मशीन जल्दी से ख़राब हो जाएगी और मशीन पार्ट्स वियर आउट हो जाएंगे, वॉर्न आउट हो जाएंगे। ओवरलोडिंग इक्विपमेंट भी मशीन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसका इम्पैक्ट क्या होगा फ्रेंड्स,
वारंटी वॉइड हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड फेलियर्स हो जाएंगे। जब आप OEM के रिकमेंडेशन को इग्नोर करोगे तो अनएक्सपेक्टेड फेलियर्स आना निश्चित है। फ्रेंड्स, सॉल्यूशन क्या है? ऑलवेज फॉलो OEM मैनुअल। जो OEM आपको मशीन मैनुअल देता है उसको फॉलो करना है, और क्रिटिकल पैरामीटर लिमिट्स भी सेट करना है आपने फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, नो प्रॉपर रिकॉर्ड्स। नो प्रॉपर रिकॉर्ड्स, नो हिस्ट्री इज इक्वल टू नो लर्निंग। अगर आप नॉलेज मैनेजमेंट नहीं रखते हो, आप मशीन की हिस्ट्री मेंटेन नहीं करते हो, तो आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है। और उसमें प्रॉब्लम्स क्या आती है? अगर आप रिकॉर्ड नहीं रखते हो तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी? रिपीट सेम फेलियर अगेन एंड अगेन। आप कुछ भी लर्निंग नहीं करते हो। जो आपने अभी एक मशीन में प्रॉब्लम आई, आपने उसका सॉल्यूशन किया, रिकॉर्ड नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम सेम प्रॉब्लम आएगी तो आप हिस्ट्री चेक नहीं कर सकते हो, तो आपको फिर से सेम सॉल्यूशन आप करोगे तो सेम रिपीटेड फेलियर्स आता रहेगा अगेन एंड अगेन। नो MTBF एंड MTTR एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, आपको MTTR और MTBF एनालिसिस भी करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हो, रिकॉर्ड नहीं करते हो, तो आपकी रिलायबिलिटी और आपकी जो मशीन है वो प्रॉपर नहीं चलेगी, उसमें प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और इम्पैक्ट क्या है फ्रेंड्स? पुअर डिसीजन मेकिंग आएगा। अगर आप रिकॉर्ड नहीं रखते हो तो जो डिसीजन मेकिंग है वो पुअर रहेगा, बिकॉज डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगा। आपके पास डेटा नहीं होगा तो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग आप नहीं ले पाओगे। उसका सॉल्यूशन क्या है फ्रेंड्स? ब्रेकडाउन लॉगबुक मेंटेन करना है, स्पेयर पार्ट्स का हिस्ट्री मेंटेन करना है, और फेलियर ट्रेंड्स को भी मॉनिटर करना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यूजिंग रॉन्ग स्पेयर पार्ट्स, चीप और मिसमैच्ड पार्ट्स। फ्रेंड्स, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, मशीन में जो स्पेयर पार्ट्स लगे होते हैं, जो भी ब्रांडेड स्पेयर पार्ट्स लगे होते हैं, हम क्या करते हैं, चीप स्पेयर पार्ट्स लगाना स्टार्ट करते हैं। पैसा बचाने के चक्कर में हम लोग सस्ता स्पेयर पार्ट्स लगाते हैं। उससे क्या होता है, उस स्पेयर पार्ट्स का क्वालिटी कम होता है और लाइफ भी कम होता है। फिर बार बार अगेन एंड अगेन उस मशीन में ब्रेकडाउन आना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर हम लोग मिसमैच्ड स्पेयर पार्ट्स भी लगाते हैं अगर रॉन्ग स्पेयर पार्ट्स हम रखते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे, नॉन स्टैंडर्ड बेयरिंग। नॉन स्टैंडर्ड अगर हम बेयरिंग लगाते हैं तो उससे भी मशीन में प्रॉब्लम आएगा। रॉन्ग सील मटेरियल, अभी सील का जो मटेरियल है, अगर वो प्रॉपर आप स्टैंडर्ड नहीं यूज़ करोगे तो वो सील बार बार ख़राब होगी, ऑयल लीक होगा, सील जल्दी डैमेज होगा, मशीन बार बार मशीन में स्टॉपेज आएगा। तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा फ्रेंड्स? अर्ली फेलियर आएगा, मशीन जल्दी से ब्रेकडाउन आएगा, सेफ्टी रिस्क भी उसमें बहुत ज़्यादा रहेगा। सो फ्रेंड्स, आपको सॉल्यूशन क्या है उसके लिए? जो स्पेयर पार्ट्स है उसका सॉल्यूशन क्या है? OEM और अप्रूव्ड वेंडर। जो आपके अप्रूव्ड वेंडर है, स्टैंडर्ड सप्लायर है, जो अच्छी क्वालिटी का स्पेयर रखते हैं, आपने स्पेयर पार्ट्स उन्हीं से लेना है। और आप ब्रांडेड स्पेयर्स लेने हैं जिससे उसकी लाइफ अच्छी रहेगी और फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के साथ स्पेयर पार्ट्स लेने हैं। नॉन स्टैंडर्ड स्पेयर पार्ट्स कभी भी यूज़ नहीं करने हैं। नॉन स्टैंडर्ड से आपको प्रॉब्लम ही आएगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन।
फ्रेंड्स, लुब्रिकेशन मैनेजमेंट सिस्टम का मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अभी मैं फ़िलहाल शॉर्ट में आपको बताऊंगा। इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन अगर आप करते हो तो मोस्ट कॉमन हिडन किलर इसको बोलते हैं। अगर आप लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं करते हो तो मशीन को डैमेज करेगा ही करेगा। सो आप लोग मोस्टली मिस्टेक्स क्या करते हो, ओवर ग्रीसिंग करते हो, हीट हो जाएगा उससे। अंडर ग्रीसिंग करते हो, ग्रीसिंग प्रॉपर नहीं करोगे तो जो बेयरिंग्स है उसका बेयरिंग्स वियर आउट हो जाएंगे, बिकॉज मेटल टू मेटल बेयरिंग जब चलेगा तो वियर आउट हो जाएगा। रॉन्ग लुब्रिकेंट अगर आप सिलेक्ट करते हो तो मशीन में ब्रेकडाउन आना ही आना है। नेक्स्ट इसका इम्पैक्ट आता है फ्रेंड्स 40 to 60% फेलियर्स ड्यू टू लुब्रिकेशन इश्यूज़। फ्रेंड्स, मशीन में जो भी इश्यूज़ आता है 40 to 60%, 40% to 60% ये लुब्रिकेशन की वजह से ही आता है। सो इसका सॉल्यूशन क्या है फ्रेंड्स? लुब्रिकेशन चार्ट बनाना है, टैगिंग सिस्टम बनाना है। आप अपना जो जितना भी लुब्रिकेशन है, लुब्रिकेंट्स है, उसका एक लिस्ट बना सकते हो। उसमें आप टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट लिख सकते हो, उसकी क्या ग्रेड है, कौन सी मशीन में यूज़ करना है, और वो आप पूरा एक एक्सेल में मेंटेन कर सकते हो। लुब्रिकेशन के लिए लुब्रिकेशन चार्ट बना सकते हो, कौन सा मशीन में कौन सा लुब्रिकेंट यूज़ करना है। सो इससे आपको लुब्रिकेशन प्रॉपर होगा और स्टैंडर्डाइजेशन भी होगा। और कभी भी लुब्रिकेंट को जो आपके कैन्स वगैरह रहते हैं उनको मिक्स नहीं करना होता है। दो ब्रांड लुब्रिकेंट कभी मिक्स नहीं करने चाहिए। आप सेपरेटली यूज़ करो कंटेनर को, या फिर नया या फिर क्लीन करके भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स ओवरराइडिंग सेफ्टी अलार्म्स। जो भी फ्रेंड्स सेफ्टी अलार्म्स मशीन में होते हैं, अगर आप उसको ओवरराइड करते हो, बाईपास करते हो, तो ये एक गलत आदत है, वो एक डेंजरस हैबिट है। क्योंकि सेफ्टी जो मशीन में लगी होती है वो आपकी सेफ्टी के लिए लगी होती है, उसको बाईपास करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, बाईपास इंटरलॉक्स। फ्रेंड्स, जो मशीन गार्ड्स होते हैं, सेफ्टी गार्ड्स होते हैं, उनमें इंटरलॉकिंग की होती है। अगर आप सेफ्टी गार्ड को ओपन करते हो तो मशीन बंद हो जाती है। तो अगर आप सेफ्टी गार्ड को, मशीन गार्ड को इंटरलॉकिंग बाईपास करते हैं तो वो मशीन बंद नहीं होगी और रनिंग होगी, तो आप इंसिडेंट के चांस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है इग्नोरिंग वाइब्रेशन अलार्म। अगर मशीन में वाइब्रेशन का अलार्म आता है, उसको इग्नोर करना भी फ्रेंड्स रिस्की हो सकता है। उससे मशीन में बड़ा ब्रेकडाउन आ सकता है, इंसिडेंट भी हो सकता है, एक्सीडेंट। इसका इम्पैक्ट क्या है? कैटास्ट्रोफिक फेलियर। सो कैटास्ट्रोफिक फेलियर्स भी हो सकता है और सेफ्टी इंसिडेंट भी हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले बताया है। सॉल्यूशन क्या है फ्रेंड्स इसका? नेवर बाईपास विदाउट रिस्क असेसमेंट। जब तक आपने मशीन का रिस्क असेसमेंट नहीं किया है कि मशीन में क्या क्या हजार्ड्स है, क्या क्या रिस्क है, उसका कितना इम्पैक्ट है, कि उसमें कौन कौन उसमें उससे जो है किस किस को नुकसान हो सकता है, तब तक आप कोई भी सेफ्टी गार्ड को बाईपास नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है पुअर रूट कॉज एनालिसिस। फिक्सिंग सिम्टम्स नॉट कॉज। सिम्टम को फिक्स करना है आपने, कॉज को नहीं। और रूट कॉज एनालिसिस ना करना, सिर्फ रीसेट करके चलाना, सेम फेलियर रिपीट,
उससे क्या होगा, जो फेल्यूर्स है वो बार बार, वो फेल्यूर्स, एक ही फेल्यूर्स बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा। तो एग्जांपल देखते हैं, मोटर ट्रिप्स। आप रीसेट करते हो, अभी आपका मोटर ट्रिप होता है, आप बार बार उसको रीसेट करते रहते हो। तो फ्रेंड्स, वो एक रूट कॉज एनालिसिस नहीं है। आपको चेक करना चाहिए वो मोटर क्यों ट्रिप हो रहा है, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है क्या या ओवरलोड हो रहा है, उसका रूट कॉज आपको प्रॉपर चेक करना चाहिए। रियल इशू बेयरिंग डैमेज, उसका बेयरिंग भी डैमेज हो सकता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो फ्रेंड्स, आप ओनली मोटर को रीसेट कर रहे हो। उसके प्रॉब्लम के पीछे कुछ भी दूसरा और कोई रीज़न हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मोटर का बेयरिंग भी डैमेज हो सकता है। उसका इम्पेक्ट क्या होगा फ्रेंड्स, रिपीटेड ब्रेकडाउन आएगा। अगर आप रूट कॉज को नहीं देखते हो प्रॉब्लम का और जस्ट आप रीसेट करते हो अलार्म को, तो फ्रीक्वेंट उसमें रिपीटेड ब्रेकडाउन्स आएगा। फ्रेंड्स, सॉल्यूशन क्या है उसका, आपको 5 वाई कर सकते हो, वाई एनालिसिस कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम क्यों आया, उसका रीज़न क्या है, उसके पीछे ऐसे करके 5 बार आप वाई एनालिसिस कर सकते हो। फिश बोन डायग्राम भी आप बना सकते हो। फ्रेंड्स, फिश बोन डायग्राम और वाई एनालिसिस, इन पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में। जो फिश बोन डायग्राम है वो फिश के बोन की तरह होता है, और मैंने एक दूसरे वीडियो में भी बताया है। और उसमें प्राइमरी कॉजेस, सेकेंडरी कॉजेस और 6M उसमें हम यूज़ करते हैं। और ये इसका हो गया कॉज और ये हो गया इफ़ेक्ट। वो फिश बोन डायग्राम को हम कॉज एंड इफ़ेक्ट डायग्राम भी बोलते हैं। और उसको हम, नेक्स्ट आता है FMEA फ्रेंड्स। FMEA होता है फेल्यूर मोड्स इफेक्ट एनालिसिस। सो आप रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए ये 3 टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, वाई एनालिसिस, फिश बोन डायग्राम, और तीसरा आप यूज़ कर सकते हो FMEA, फेल्यूर मोड इफेक्ट एनालिसिस। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स टेम्परेरी फिक्सेस, जिसको हम बोलते हैं जुगाड़ मेंटेनेंस। टेम्परेरी फिक्स को हम बोलते हैं जुगाड़ मेंटेनेंस। आप स्टैंडर्डाइज वर्क नहीं करते हो, क्वालिटी वर्क नहीं करते हो, और आप जस्ट कुछ भी प्रॉब्लम आया और टेम्परेरी फिक्स कर दिया, तो जुगाड़ कर दिया आपने एक, उसको जुगाड़ भी बोलते हैं इंडिया में। तो वो भी सही नहीं है, उससे बार बार प्रॉब्लम आने के चांसेस है। अभी एग्जांपल देखते हैं, वेल्डिंग, आपने टेम्परेरी वेल्डिंग कर दिया, लूज कनेक्शन है, ये सब टेम्परेरी जुगाड़ है। इसका इम्पेक्ट क्या होगा, बाद में जो है बड़ा फेल्यूर आ सकता है, मशीन में बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या है फ्रेंड्स, परमानेंट करेक्टिव एक्शन। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसको आपको परमानेंट करेक्टिव एक्शन करना चाहिए, ना कि जुगाड़ टेम्परेरी फिक्स है, वो सही नहीं है, आपको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स लैक ऑफ ट्रेनिंग। लैक ऑफ ट्रेनिंग में क्या है, अनस्किल्ड मैन पावर। उससे प्रॉब्लम क्या होगा, जब आपका मैन पावर स्किल नहीं है तो उससे क्या होगा, जो आपके एम्प्लॉय है, आपके मेंटेनेंस टेक्नीशियन है या इंजीनियर है, उनको ट्रेनिंग की कमी रहेगी, तो ह्यूमन एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उससे क्या होगा, रॉन्ग प्रॉब्लम्स क्या आएंगे आपको, अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, अनस्किल्ड मैन पावर है, तो रॉन्ग इंस्टॉलेशन हो सकता है। बार बार एक ही बार में प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं होगा, फिर दोबारा खोलेंगे, फिर टाइम वेस्ट होगा, दोबारा से आप उसको इंस्टॉल करना है, और इम्प्रॉपर हैंडलिंग भी होगा उससे। सो ट्रेनिंग और नॉलेज, काम का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसका इम्पेक्ट क्या होगा फ्रेंड्स, ह्यूमन एरर फेल्यूर्स आएंगे, जिसको अवॉइड कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, आप स्किल मैट्रिक्स बना सकते हो। स्किल मैट्रिक्स में क्या है उसका, जिसमें आपको
प्रॉपर नॉलेज ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करते हैं, नॉलेज आपको चेक करते हैं और किसका जिसमें रेटिंग्स कम आता है आपका उसका ट्रेनिंग प्लान कर सकते हो, रेगुलर ट्रेनिंग कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स स्किपिंग कैलिब्रेशन एंड इंस्पेक्शन। ये भी एक रीज़न है फ्रेंड्स जिससे बार बार फेलवर्स आता है मशीन में। ब्लाइंड ऑपरेशन, ब्लाइंडली ऑपरेट कर रहे हो आप मशीन को बिकॉज मशीन कैलिब्रेटेड नहीं है या फिर इंस्पेक्ट नहीं किया है। इसका एग्जांपल ये है रॉन्ग प्रेशर रीडिंग्स या फिर फॉल्टी सेंसर भी हो सकता है। उसका इम्पैक्ट क्या होगा फ्रेंड्स, प्रोसेस फेल हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन है जो भी आपके इक्विपमेंट्स है, प्रेशर गेजेस है, टेम्परेचर गेजेस है, आपके टूल्स है, प्रिसीजन टूल्स है, इक्विपमेंट्स है जिनका कैलिब्रेशन होता है, उनको कैलिब्रेट करना है और ऑडिट सिस्टम भी इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स नो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस नहीं होता है, नॉट यूजिंग वाइब्रेशन थर्मो एनालिसिस, थर्मोग्राफी, ऑयल एनालिसिस और डायनेमिक बैलेंसिंग, वो सब आप नहीं करते हो तो आपको फेल्यूर कम्स विदाउट वार्निंग। आपका जो फेल्यूर्स है वो बिना वार्निंग के ही आएंगे। आपको प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का यूज़ क्या है फ्रेंड्स, वाइब्रेशन एनालिसिस कर सकता है, ऑयल एनालिसिस कर सकते हैं, थर्मोग्राफी कर सकते हैं और अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं और डायनेमिक बैलेंसिंग कर सकते हैं। ये सब प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की टेक्निक्स है। सो ये आपको करना बहुत ज़रूरी होता है अगर एक प्लांट को अच्छे से प्रॉपर मेंटेन करना है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स पुअर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। प्लानिंग और शेड्यूलिंग एक मेंटेनेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। मेंटेनेंस इज इक्वल टू फायर फाइटिंग, एक मेंटेनेंस फायर फाइटिंग की तरह होता है। इम्पैक्ट क्या होगा इससे, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग और शेड्यूलिंग नहीं करते हो तो आपको हमेशा फायर फाइटिंग की तरह काम करना पड़ेगा। मशीन डाउन हो गई, आपको वहाँ मशीन पे जाना है, रिस्टोर करना है, बार बार ऐसा होगा, ब्रेकडाउन बार बार आएंगे। तो आपको और जो वर्क बैकलॉग है उसका इम्पैक्ट बैकलॉग पे आएगा। जो आपका काम से मशीन डाउन है, आपके काम से वो बार वर्क बैकलॉग हो जाएगा, वो बार बार पेंडिंग काम बढ़ते जाएंगे, लिस्ट बढ़ती जाएंगी, रिसोर्स वेस्ट हो जाएगा। सो यूज़ क्या है फ्रेंड्स, वीकली आपको प्लानिंग करना है और शटडाउन भी प्लानिंग करके ही करना है। फ्रेंड्स मेंटेनेंस में प्लानिंग और शेड्यूलिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इस पर सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स वीक स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट वीक है तो आपका स्पेयर्स शॉर्टेज आ सकता है, ब्रेकडाउन्स लंबा आ सकता है, आइदर शॉर्टेज और ओवर स्टॉक। आपको शॉर्टेज भी नहीं करना है और ओवर स्टॉक भी नहीं करना है, उससे क्या होगा, इन्वेंट्री बढ़ जाएगा। इम्पैक्ट क्या है इसका फ्रेंड्स, लॉन्ग डाउन टाइम हो जाएगा, हाई इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाएगा। सो आपको क्या करना है, जो भी आपको स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट के लिए आपको या तो आप ABC एनालिसिस कर सकते हो। ABC एनालिसिस बेसिकली ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस होता है। और दूसरा आप क्रिटिकल स्पेयर पार्ट लिस्ट बना सकते हो। जो आपके मशीन के क्रिटिकल स्पेयर्स है उसका आप एक लिस्ट सेपरेटली बना सकते हो। तो आपको वो मिनिमम लेवल मेंटेन करना है क्रिटिकल स्पेयर्स का, तभी आप इक्विपमेंट को ज़्यादा ब्रेकडाउन होने से बचा सकते हैं।
नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, नो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, नो एसओपीज। अगर आपके पास एसओपी नहीं है तो भी आपको प्रॉब्लम आएगा। एवरीवन वर्क डिफरेंटली। आपको स्टैंडर्ड जो भी आपका मेंटेनेंस का काम करने का तरीका है वो सब टेक्नीशियंस का या इंजीनियर्स का सबका डिफरेंट होगा। एवरीवन वर्क डिफरेंटली। सो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इनकंसिस्टेंट क्वालिटी। आपका जो काम रहेगा उसमें क्वालिटी नहीं आएगा। सो आपको क्या करना है? एसओपी को क्रिएट करना है और चेकलिस्ट भी बनाना है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, पुअर अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग। आपका जो इक्विपमेंट्स है, पंप्स है, रोटेटिंग इक्विपमेंट्स है, वो साइलेंट इक्विपमेंट किलर माना जाता है। अगर उसका बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं है, आपका रोटेटिंग इक्विपमेंट का बैलेंसिंग नहीं है प्रॉपर, तो वो इक्विपमेंट का साइलेंट किलर है। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा फ्रेंड्स? अगर बराबर से प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है, बैलेंसिंग नहीं है, तो इक्विपमेंट में वाइब्रेशन आएगा। वाइब्रेशन आने के बाद बोल्ट लूज़ होंगे, फिर क्रैक्स आएगा, पार्ट्स डैमेज होंगे, बेरिंग फेल होंगे उसके। सो आपको क्या करना है फ्रेंड्स? जो आपके रोटेटिंग पार्ट्स है, उसका पंप्स है, मोटर है, उसका लेज़र अलाइनमेंट कर सकते हो, डायनेमिक बैलेंसिंग भी कर सकते हो। उससे क्या होगा फ्रेंड्स? एक आपके जो रोटेटिंग पार्ट्स है उसमें ब्रेक डाउन नहीं आएंगे, वाइब्रेशन भी नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, इग्नोरिंग कंडीशन मॉनिटरिंग डेटा। जो आपका कंडीशन मॉनिटरिंग डेटा है उसको इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। जो आपने डेटा कलेक्ट किया है और यूज़ नहीं किया है, उस डेटा का भी बेनिफिट नहीं है। सो आपको डेटा कलेक्ट करना है और उसका डेटा एनालिसिस करना है और आपको उस पर एक्शन भी लेना है। सो इसका इम्पैक्ट क्या है फ्रेंड्स? मिस्ड अर्ली वार्निंग। अगर आप कंडीशन मॉनिटरिंग डेटा को इग्नोर करते हो तो जो आपको अर्ली वार्निंग आता है सेंसर से या फिर मशीन से, जो अर्ली वार्निंग आता है, फिर आप उसको मिस कर जाते हो। फिर जो छोटा प्रॉब्लम आना था वो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। फिर आपको उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगा और जो मशीन का डाउन टाइम भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, नो रिलायबिलिटी कल्चर। रिलायबिलिटी कल्चर ना होना भी एक प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। आपका कंपनी में रिलायबिलिटी कल्चर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटेनेंस सीन एज ए कॉस्ट नॉट वैल्यू। बहुत कंपनी में क्या होता है, मेंटेनेंस को कॉस्ट सेंटर समझते हैं, मेंटेनेंस को वैल्यू नहीं समझते हैं। उससे क्या होता है फ्रेंड्स, मशीन में प्रॉब्लम्स आता है और उन कंपनी में रिलायबिलिटी कल्चर नहीं होता। सो हमेशा आपको मेंटेनेंस को एज ए वैल्यू समझना है। मेंटेनेंस इज इक्वल टू वैल्यू नॉट कॉस्ट सेंटर। ओके, इसका इम्पैक्ट क्या होगा फ्रेंड? शॉर्ट टर्म थिंकिंग। जो लोग शॉर्ट टर्म थिंकर होते हैं, शॉर्ट टर्म थिंकिंग वाले लीडर्स होते हैं मेंटेनेंस के, वो क्या करते हैं, वो मेंटेनेंस को एज ए कॉस्ट समझते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं। सो आपको क्या करना है? ऑलवेज़ मेंटेनेंस पे इन्वेस्ट करना है, उसको एक वैल्यू समझना है, ना कि मेंटेनेंस को कॉस्ट सेंटर समझना है। सो प्रॉपर मेंटेनेंस करना है मशीन का। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, पुअर कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। जो डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन रहता है, अगर पुअर कम्युनिकेशन है तो उससे जो ब्रेकडाउन्स है वो रिपीटेड ब्रेकडाउन्स आएंगे। वो भी एक रीज़न है जिससे रिपीटेड ब्रेकडाउन्स आता है। सो कम्युनिकेशन हमेशा प्रोडक्शन और मेंटेनेंस टीम के बीच में क्लियर होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है
तो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। अगर कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, हमेशा लड़ाई झगड़ा होगा। तुम्हारा मिस्टेक है, प्रोडक्शन बोलेगा मेंटेनेंस का मिस्टेक है, मेंटेनेंस बोलेगा प्रोडक्शन का मिस्टेक है। सो हमेशा आपका जो कम्युनिकेशन है प्रोडक्शन और मेंटेनेंस के बीच में वो क्लियर होना चाहिए। इससे इम्पेक्ट क्या है? डिलेड मेंटेनेंस एंड इक्विपमेंट एब्यूज़। अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो मेंटेनेंस में डिले होगा और इक्विपमेंट में प्रॉब्लम भी आएंगे। तो आपको डिपार्टमेंट के बीच में रिलेशन भी अच्छा रखना है और कम्युनिकेशन भी अच्छा रखना है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, ओवरलोडिंग इक्विपमेंट। ओवरलोडिंग इक्विपमेंट में क्या है फ्रेंड्स? रनिंग बियॉन्ड डिज़ाइन कैपेसिटी। जो इक्विपमेंट हर मशीन का आपका डिज़ाइन कैपेसिटी होता है, कितना आपको रन करना है, कितना प्रोडक्ट निकालना है, क्या उसकी स्पीड होती है, साइकिल टाइम होता है, साइकिल टाइम उसका होता है मशीन का। अगर आप बियॉन्ड द साइकिल टाइम, जो उसका कैपेसिटी है डिज़ाइन कैपेसिटी से बियॉन्ड आप मशीन को रन करते हो, उसका भी एक इम्पैक्ट रहेगा, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन। आपका जो मशीन है वो बार बार ब्रेकडाउन आएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है नो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। अगर आपके मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट नहीं है, आपका आदमी, आपके टीम काइजन नहीं करते हो, सेम प्रॉब्लम्स रिपीटेड। अगर आप काइजन नहीं करते हो तो प्रॉब्लम्स बार बार रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और आपका उसका इम्पेक्ट क्या है? नो लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी। जो आपका इक्विपमेंट का रिलायबिलिटी है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप क्या हमेशा याद रखो, ब्रेकडाउन कभी भी अचानक नहीं होता है, ब्रेकडाउन कभी भी सडनली नहीं आता है। ओके, वो पहले से वार्निंग देता है। कोई भी इक्विपमेंट है पहले वार्निंग देता है। अगर आप उसको चेक नहीं करते हो, उस वार्निंग को सीरियसली नहीं लेते हो, तो आपके इक्विपमेंट में ब्रेकडाउन आ जाएगा। तो ये थे आपके 20 कारण जो कि रिपीटेड ब्रेकडाउन का इशू हो सकते हैं। और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल द एंड। और आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर सकते हो, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और अच्छे वीडियोस मैं और भी बनाता रहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा, लाइक करो, शेयर करो और मैं अपनी मेंटेनेंस टीम के साथ, और मैं ऐसे ही और भी पावरफुल इंजीनियरिंग कंटेंट के लिए, अगर आपको ऐसा ही पावरफुल इंजीनियरिंग कंटेंट चाहिए तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़ीरो ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी के बारे में स्टेप बाय स्टेप भी बताने वाला हूँ। उस पर जल्दी ही मेरा वीडियो आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।